देखिए कार्यक्रम में आज बारिश के मौसम में कैसे बचाए बैंगन और टमाटर पर पड़ी कीड़ों की मार। नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। और अपने आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे बैंगन और टमाटर की। बदलते मौसम में जिस तरीके से बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, बहुत सारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में वो किसान जिन्होंने अपने खेत में लगाए हैं बैंगन और टमाटर, किस तरीके से मौसम के दुष्प्रभाव से, उसके प्रकोप से अपनी फसल को बचा सकते हैं, अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मेहमान हैं डॉक्टर सतीश चंद्रा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बारिश की वजह से भी नुकसान हुआ है और बदलते मौसम में बारिश के साथ साथ जो रोग और कीट आते हैं, इसके अलावा ओलावृष्टि से भी फसल को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बैंगन की अगर बात करें तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन किसानों को जिनके खेत में ये फसल लगी हुई है? देखिए, बैंगन की फसल आज से शायद महीना भर पहले सबसे अच्छा मौसम था जिस वक्त लगाई जा सकती थी। लेकिन बैंगन एक ऐसी फसल है जो काफ़ी वर्सेटाइल है और मौसम को काफ़ी बर्दाश्त करती है, इसलिए अभी भी उसकी रोपाई शायद कुछ किसान कर रहे होंगे जिन्होंने सरसों काटी थी, या कुछ लोग आलू निकालने में टाइम लग जाता है, सरसों निकालने में टाइम लग जाता है, उसके बाद भी लगा सकते हैं। तो ये चल रहा होगा। आपने जैसे जिक्र किया, अगर बारिश हुई उस समय पर जिस समय उन्होंने रोपाई अभी ताज़ी की थी, तो उस समय ये जो ओलावृष्टि के साथ जो बारिश होती है काफ़ी तेज़ होती है, उससे छींटे पड़ते हैं और छोटे पौधों पर जब मिट्टी जम जाती है तो वो पौधे मर जाते हैं। ऐसे में हम लोग काफ़ी गांव में जब जाकर देखते हैं तो हमें पता लगा इस बार कि कई किसानों के 50% पौधे जो थे वो मिट्टी से, ओले की मार से नष्ट हो गए। और उनको हमने यही सलाह दी कि जहाँ जहाँ पौधे कम रह गए हैं, ताज़े रोपे हुए पौधे वहाँ पर लगाएं। और रोपने के साथ साथ जैसा कि शुरू की रोपाई में होता है, उसको बाविस्टिन नाम की जो कवकनाशक दवा है उसमें जड़ को 2 घंटे तक रख के फिर करें, ताकि इस वक्त नमी है, सारे जितने भी भूमि जनित बीमारियों के प्रकोप हैं वो इस समय काफ़ी तेज़ होते हैं। तो इस समय जो पौधा लगाया जाए वो ट्रीट करके और उपचारित करके ही लगाया जाए कवकनाशक से, ताकि उसको भूमि जनित रोग से बचाया जा सके। एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर पौधे बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, तो इस वक्त क्योंकि गीला है, नए बीज जो खरपतवार के नाम से निकलते हैं वो फिर से, जो पहले नहीं अंकुरित हो चुके वो अब अंकुरित होकर निकलेंगे। और अगर खरपतवार बढ़ जाएंगे, इस वक्त मौसम काफ़ी बदल रहा है और पौधों की जो फसल है उसकी बढ़वार खरपतवार के मुकाबले में कम रह जाती है, तो उसमें नुकसान हो जाता है। तो खरपतवार का भी ध्यान रखना चाहिए, उसको निकालना पड़ेगा। और क्योंकि पौधे लगे हुए हैं, इस वक्त हम किसी खरपतवार नाशक दवाई का हम रिकमेंडेशन नहीं देते, उसको हाथ से निकालना होता है या जो खरपतवार निकालने के यंत्र हैं उनसे निकाला जा सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि किस तरीके से कवकनाशक से उपचारित करके हम उसको रुपाई की जा सकती है। इसके अलावा चूंकि नमी बहुत ज़्यादा होती है, हम एक स्टेप तो लेते हैं प्रिकॉशन का, पर फिर भी ऐसी स्थिति में, इस तरह के मौसम में किस तरह के रोग और कीट की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है? हाँ, आपने सही फरमाया। ये मौसम ही ऐसा है कि अभी बहुत गर्मी तो आई नहीं है, जब बहुत गर्मी होती है तो कीटों का प्रकोप थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ये मौसम ऐसा है जिसमें कि कीटों का प्रकोप बढ़ता है और नमी होती है तो उसमें रोग भी संभावना और ज़्यादा होती है। रोग की संभावना और कीटों के बढ़ने की संभावना दोनों काफ़ी रहती हैं। और आमतौर पे रोपने के 30 दिन बाद फूल और फल आने शुरू हो जाते हैं। और यही मौसम है जिस वक्त कीट भी बढ़ने शुरू होते हैं, क्योंकि जैसे ही फल निकलेगा ये कीट फलों में अंडे देते हैं, और या बाहर जो अंडे होते हैं उसमें से प्यूपा लार्वा वगैरह निकल के फल को छेद देते हैं और फल के अंदर चले जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं।
आजकल आपने बहुत सुना होगा, पर्यावरण के हिसाब से हम देख रहे हैं कि कीटनाशक अगर हम अधिक इस्तेमाल करते हैं तो आमतौर पर क्या होता है कि कीटनाशक जब बाज़ार में आती है ये सब्ज़ी, उसके साथ कीटनाशक काफ़ी अधिक मात्रा में लगे होते हैं और वो हानिकारक होते हैं मनुष्यों के लिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कीटनाशक हम प्रयोग करें वो ऐसा हो जिसका के रेसिडुअल इफ़ेक्ट, यानी जब तक वो बाज़ार में आता है और खाने के लिए इस्तेमाल होता है तब तक कीटनाशी प्रभाव उसका ख़त्म हो जाना। इसकी एक समय, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसकी एक समय अवधि होती है कि अगर ये कीटनाशक लगाया है तो उसके 10 दिन या 2 दिन बाद तुड़ाई करें, और जिस अवधि तक वो मार्केटिंग प्रोसेस होकर हमारे घरों तक पहुँचता है, यानी कि इस्तेमाल में जब तक लाया जाता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। जी, कोशिश यही होती है। और बहुत से ऐसे कीटनाशी हैं जिनकी हम ये रिकमेंडेशन इसीलिए देते हैं, जो ख़ास तौर से सब्जियों के लिए, कि सब्ज़ी जब तोड़ी जाए और जब तक बाज़ार में आके बिके 2-3 दिन में उसका प्रभाव ख़त्म हो जाए। और किसानों से भी ये कहा जाता है कि आप जब कीटनाशी छिड़कते हैं उसके बाद कम से कम 3 दिन तक आप वो फल ना तोड़ें, उस खेत में से फल या सब्ज़ी ना तोड़ें। जैसा कि मैं कह रहा था कि इसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि कीट एकदम ऐसा नहीं होता कि अचानक आ गया और बहुत सारा फैल गया, वो हौले हौले बढ़ता है और इस अवधि में उसको 4-5 दिन लगते हैं। आवश्यकता ये है कि सब्ज़ी के लिए हम जाते ही हैं खेत में, देखने तोड़ने के लिए भी जाते हैं, वैसे भी तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि आसपास हम देखते रहें कोई कीड़ा लगा तो नहीं है। कीड़े के लिए अगर हमें ये लगे कि कीड़ा लगना शुरू हो रहा है तो उसी समय हमें, हमारे पास बहुत से ऐसे कीटनाशी हैं जो ऑर्गेनिक हैं, जैविक हैं, और उनका असर मनुष्य की सेहत पर बुरा नहीं पड़ता। जैसे नीम का जो बीज है उसका एक्सट्रैक्ट NSKE के नाम से आता है, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट। दूसरी बात यह है कि एक आजकल कीटनाशी आया हुआ है जिसका नाम है कोराजन। कोराजन ऐसा है जो बहुत कम मात्रा में प्रयोग होता है, उसकी रिलेटिव टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। यानी ये भी जैविक कीट प्रबंधन में ही आता है? ये जैविक में नहीं आता, ये दूसरा है। जैविक के लिए नीम है। जैसे नीम के अलावा भी हम लोग गांव में अपने घड़े में किसी में हम ये बना सकते हैं जैविक कीटनाशी, जिससे कि क्या होगा, हमारी एक तो लागत कम आएगी, घर में हम लोग खाली भी बैठे हैं वो अपने आप ही बन जाता है। उसमें 1 महीने में अगर हम बना लें, पहले खेती करने से पहले या फसल के टाइम से पहले बना के रख लें तो वो बड़ी आसानी से इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे घड़े में आप चौथा हिस्सा छाछ, जो दूध का दही का निकलता है, माफ़ कीजिएगा मुझे आपको रोकना पड़ेगा बीच में। ये जो आप इसकी विधि बता रहे हैं विस्तार से आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो डॉक्टर चंद्रा से जानेंगे कि किस तरीके से हम जैविक कीट प्रबंधन कर इस्तेमाल करके अपनी खेती को कम से कम नुकसान पहुँचा सकते हैं और अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। कोराजन एक ऐसा केमिकल है जो बहुत कम मात्रा में प्रयोग करके हम कीटों में बहुत अच्छा कीट प्रबंधन कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। एक तो नीम का आपने जैसे जिक्र किया था, निम्बोली लेकर उसे कूट लेते हैं और रात भर पानी में भिगो के उसका पानी छान कर निकाल लेते हैं और 3 गुना या 4 गुना और पानी मिलाकर उसमें उसको जब छिड़कते हैं तो कीट वहाँ पर नज़दीक नहीं आते। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की, और आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने अपने खेतों में बैंगन या टमाटर की खेती की है और बदलते मौसम का दुष्प्रभाव आपकी फसल में हुआ है तो क्या कुछ उपाय आप करें ताकि मौसम का जो दुष्प्रभाव है आपकी फसल को कम से कम नुकसान पहुंचा सके। डॉक्टर चंद्रा हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले आप बता रहे थे कि किस तरीके से हम नीम का, मतलब जैविक कीट प्रबंधन के अंतर्गत आप उसकी विधि कुछ बता रहे थे। मैं चाहूँगी कि आप उसको फिर से विस्तार से बताएं। देखिए, जैविक इसलिए अच्छा है कीट प्रबंधन क्योंकि इससे जो सब्ज़ी बाज़ार में हम देते हैं वो काफ़ी हेल्दी होती है, सेहत के लिए अच्छी है, मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं रहती। वैसे भी कहा जाता है कि जो कीटनाशक है, बहुत से ऐसे रिसर्च सामने आए हैं, सर्वे सामने आए हैं कि अनुसंधानों में पता चला है कि नहीं, ये बहुत वृहद स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे शरीर को, हमारे पाचन तंत्र को, इम्यून सिस्टम को, और भी बहुत सारी दिक्कतें पेश आती हैं। ये इंसान को तो पहुंचा ही रहे हैं, इससे एक और बड़ा भारी नुकसान होता है कि कीट भी उनकी एक जैविक प्रक्रिया है जिससे कि उनमें रेजिस्टेंस आ जाता है।
दवाई का असर उन पर नहीं होता। जब हम बहुत ज़्यादा दवाई इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, रसायन इस्तेमाल करते हैं, तो कीट भी उससे, जैसे मच्छर का है, बहुत दवाइयाँ शुरू में लगाते थे, आजकल उनके ऊपर असर नहीं होता, ऐसे ही इन दवाइयों का असर भी, कीट फिर ऐसे पैदा हो जाते हैं जिन पर दवाइयों का असर भी नहीं होता, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए जब भी हम अपनी फसलों का प्रबंधन करें, कीट प्रबंधन करें और बीमारियों का प्रबंधन करें, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए किसी एक विधि पर हम निर्भर ना रहें। जब हम विविध प्रक्रियाओं से हम उनको इस्तेमाल प्रबंधन करेंगे, तो उसमें उनके अंदर ऐसी प्रवृत्ति पैदा होना कि उनमें रेजिस्टेंस आ जाए, उसके सहिष्णुता आ जाए, वो चीज़ कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो अब वापस आते हैं जैविक पर। जैविक में दो तीन चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। एक तो नीम का आपने जैसे जिक्र किया था, निम्बोली लेकर उसे कूट लेते हैं और रात भर पानी में भिगो के उसका पानी छान कर निकाल लेते हैं, और 3 गुना या 4 गुना और पानी मिलाकर उसमें उसको जब छिड़कते हैं, तो उसमें एक ऐसा तत्व होता है जिसकी सूंघ की वजह से, जिसकी सुगंध की वजह से या दुर्गंध की वजह से कीट वहाँ पर नज़दीक नहीं आते, और अगर आते हैं तो उनका जो प्रजनन क्रिया है उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है, और अगर वो आ जाएं तो उनकी जो बढ़ोतरी है वो वहाँ पर रुक जाती है। तो एक तो नीम का जो सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, यानी निम्बोली के बीज का जो एक्सट्रैक्ट हमने निकाला, एक तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि एक, अगर हम खेत में जाते हैं और हमने देखा कि बैंगन में कीड़ा लगा हुआ है, तो वो कीड़े कई बार ज़मीन पर या पत्तों पर जब हम उठाकर देखते हैं चलते हुए नज़र आते हैं, और उनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आधे मरे हुए से लटके हुए होते हैं, क्योंकि ये तो जीवन प्रक्रिया है जी। लेकिन जो लटके हुए नज़र आते हैं वो, उनको एक बीमारी लगी होती है जिसको वायरस की, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। ऐसे कीटाणुओं को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं और उनका घोल हम छिड़कते हैं, तो बीमारी चलते हुए कीड़ों पर फैलती है। और अगर आप इसको घर पे ना कर सकें तो ये बना बनाया बाज़ार से भी मिलता है। ये जो वायरस, जैसे बीमारियां होती हैं, अब ये जो कीट हैं इनकी भी बीमारियां हैं, तो इनके ऊपर एक ऐसी वायरस की बीमारी है जो बहुत जल्दी मार देती है, इनको कुछ घंटों में मार देती है। तो अगर ये बीमारी फैल जाएगी तो जो फसल है उसको नुकसान कम होगा, क्योंकि ये कीट मर जाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हमारी फसल काफ़ी सेफ रहेगी। इस वायरस को कहते हैं NPV, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। तो एक तरीका तो यह है कि मरे हुए कीटाणुओं को लेकर आप उनको पीस लें, और वो जो एक्सट्रैक्ट होगा उसमें वायरस होगा, वायरस जिंदा रहता है, तो वायरस फैल जाएगा अगर हम उसको छिड़केंगे तो। दूसरा ये, इसके बनी बनाई दवाई बाज़ार में मिलती है, HPV या NHPV के नाम से बाज़ार में दवाई आती है, जिसमें वायरस होता है जीवित, और ये जैविक कंट्रोल है, ये इन कीटों का जैविक कंट्रोल है। तो बाज़ार से NPV, HPV या NHPV के नाम से, HPV इसलिए है कि जो ये रेंगने वाले, चलने वाले वो जो लार्वा होते हैं, इनमें हेलियोथस नाम का एक कीड़ा बहुत सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो उसको हेलियोथस पॉलीहेड्रोसिस वायरस भी बोलते हैं, तो HPV के नाम से, या NPV, न्यूक्लियर जो साइंटिफिक नेम है वो NPV। तो ये दवाई एक ऐसी है जो जैविक है, इससे फल छेदक बीमारियां या तना छेदक बीमारियों का काफ़ी कंट्रोल मिलता है। ये तो हुई कीट प्रबंधन की बात। एक इससे पहले आप जिक्र कर रहे थे कोराजन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ उसका, वो क्या चीज़ होती है डॉक्टर साहब? कोराजन एक ऐसा केमिकल है जो बहुत कम मात्रा में प्रयोग करके हम कीटों में बहुत अच्छा कीट प्रबंधन कर सकते हैं। ये नई दवाई आई है, और जबकि हमारे को 1 हेक्टेयर जैसे बैंगन है, उसमें अगर हम दूसरी कोई दवाई जैसे इमिडाक्लोरपिड है जो फल छेदक या तना छेदक बीमारियों के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं, वो 2 किलो प्रति हेक्टेयर या 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर हमें प्रयोग करनी पड़ती है, और कई बार प्रयोग करनी पड़ती है। कोराजन एक ऐसी आई है जो सिर्फ 30 ml, यानी 1 लीटर का तीसरा हिस्से से भी कम इस्तेमाल होता है पूरे हेक्टेयर में, और इतनी कम मात्रा में जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका जो असर है, जब तक फल तोड़े जाएं, बाज़ार ले जाया जाए, तब तक काफ़ी कम हो जाता है। और ये देखा गया है कि जैसे मान लीजिए अगर 40% फलों को फल छेदक ने नुकसान पहुंचाया, तो कोराजन जब हम लगाते हैं तो 80% तक उसका, मतलब सिर्फ 8% फल ऐसे होंगे जिनमें कीट का असर होगा।
तो एक तरफ तो ये कंट्रोल बहुत अच्छा करता है, और दूसरी तरफ ज़्यादा देर रहता नहीं। तो हालांकि रासायनिक है, जैविक नहीं है, फिर भी दुष्प्रभाव कम होता है। दुष्प्रभाव कम होता है। और सिर्फ तब इस्तेमाल करें जब हम ये जैविक इस्तेमाल कर चुके हैं शुरू में, और उससे हमने काफ़ी मात्रा कम कर दी कीटों की। लेकिन अभी भी अगर ऐसी स्थिति में है कि अब कीट बढ़ने वाले हैं, तो हम कोराजन प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि ये रासायनिक होते हुए भी कम से कम नुकसान पहुंचाती है और फायदा देती, जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करती है। ये तो हुई बात रोगों की और कीट की, जैविक कीट प्रबंधन की बात हुई। टमाटर से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, वो सब हम कुछ जानेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार में खाद देकर पूरा नहीं कर सकते पौधे की रिक्वायरमेंट को, इसलिए जैसे जैसे फल टूटते जाते हैं वैसे वैसे खाद भी देनी चाहती है, ताकि अगले फल तोड़ने का जो जब समय आए तब तक के लिए पौधे के पास खुराक पूरी रहे। कुछ खास ऐसे रोग या कीट जो टमाटर में ऐसे होते हों जो बैंगन में नहीं लगते हों। तो आप देख रहे हैं बातें खेती की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और आज हम बात कर रहे हैं बैंगन और टमाटर से जुड़ी हुई। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले हम बैंगन में लगने वाले रोग और कीट की बात कर रहे थे, जो बदलते मौसम में ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तकरीबन अगर देखा जाए तो एक ही कुल की होने की वजह से इनकी जो रोग है, कीट है और बाकी जो चीज़ें हैं बहुत मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ खास ऐसे रोग या कीट जो टमाटर में ऐसे होते हों जो बैंगन में नहीं लगते हों। देखिए, टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव है बैंगन के मुकाबले में, हालांकि कुल एक ही है उनका। टमाटर में एक रोग आता है जो पत्ते मुड़ जाते हैं उसके, और ये एक वायरस रोग है विषाणु का। और ये विषाणु एक कीट है जो फैलाता है, सफ़ेद मक्खी, बेमीसिया टैबेकाई बोलते हैं उसको, तंबाकू की मक्खी भी बोलते हैं उसको। उस मक्खी को काबू करना बहुत ज़रूरी है अगर हम ये चाहते हैं कि टमाटर में ये रोग ना लगे। वैसे तो कई आजकल वैरायटीज़ ऐसी आ गई हैं, हाइब्रिड्स ऐसे आ गए हैं जो इसके प्रतिरोधक हैं, उनमें जेनेटिकली उनमें ऐसी ताकत है कि वो रोग नहीं लगता। लेकिन ऐसे अगर, क्योंकि बीज की व्यवस्था जो है किसानों ने अब तक कर ली होगी, लगा लिया होगा, अगर ऐसा पौधा नहीं लगा पाए हैं जो प्रतिरोधक है, तो आवश्यक है कि एक डाइमेथोएट नाम की दवाई आती है, वो 0.2% यानी 1 लीटर में 20 ml डाल के उसके हिसाब से 400 ml में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको स्प्रे करें, तो मक्खी का प्रकोप कम हो जाएगा। लेकिन ये छिड़कना जो है दवाई का, ये हर महीने हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इसका असर 15 दिन तक रहता है, और फिर जब तक मक्खी फिर से बढ़ पाए वो उसमें और कुछ टाइम लगता है, इसलिए इसको हर महीने रिपीट करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि टमाटर में जहाँ तक बीमारियों का ताल्लुक है वो तो ये है, लेकिन टमाटर थोड़ा सा बैंगन से इसलिए भी डिफरेंट है कि आमतौर पर इस सीज़न की जो खेती होती है उसमें टमाटर ऐसा लगाया जाता है जो जिसकी बढ़वार काफ़ी देर तक होती है, और उसे खूंटी पर तार के ऊपर चढ़ाना आवश्यक होता है। एक बेल उसकी बेल बनाकर तो चढ़ाना। तो वो दो तरह से की जा सकती है, एक तो एक कतार में हम तार लगा दें, उसके ऊपर चढ़ा लें, या पौधों के ऊपर जाल बना लें और उसमें जाल के ऊपर उसको बांध के वो करें। तो टमाटर में ये दो चीज़ें जो हैं इस वक्त तक अब फल आना शुरू हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि रोपने के 30-35 दिन के बाद फल आने शुरू हो जाते हैं, तो इस समय ये प्रबंधन करना उसके लिए आवश्यक है। ये तो फ्रूटिंग स्टेज की बात हुई, लेकिन किस किस चरण में और कितना पानी की, कितने पानी की आवश्यकता होती है अगर हम बैंगन की और टमाटर की खेती की बात करते हैं? तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब गर्मी का मौसम है, पानी के बगैर खेती इस वक्त काफ़ी मुश्किल है, तो पानी लगाना बड़ा आवश्यक है। और अब तक का जो मौसम चल रहा है उसमें मेरा ख्याल है कि हर 10वें दिन तक पानी लगाया होगा किसानों ने। लेकिन अब ऐसा मौसम आ रहा है कि हर हफ्ते, और मई के मौसम में थोड़ा जब तक हम और आगे इस महीने को पार करके जाएंगे तो हर 5वें दिन पानी लगाना आवश्यक है। और सबसे अच्छा तरीका पानी लगाने का तो ड्रिप इरिगेशन है, बूंद बूंद सिंचाई वाला। लेकिन अगर उसकी व्यवस्था नहीं है तो नाली बनाकर पेड़ों के जहाँ जहाँ हमने रुपाई की है, पेड़ों के बीच में जो जगह है उसमें नाली बनाई जाए और उसमें पानी लगाया जाए।
और पानी ऐसे लगाया जो बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमें बीच बीच में फल तोड़ने के लिए खेत में घुसना पड़ता है। अगर ज़्यादा पानी होगा तो एक तो घुसने में दिक्कत आएगी, फिर अगर हम जाएंगे तो ज़मीन सख्त हो जाएगी, दब जाएगी और उससे जड़ों को नुकसान पहुंचेगा, पौष्टिक तत्व नहीं आएंगे, पैदावार पर असर पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम बहुत हल्की सिंचाई करें। अच्छा, आप सिंचाई की बात बता रहे थे, खेतों में जाने की बात कही, तो मुझे एक चीज़ और बिंदु मेरे जहन में आया कि मिट्टी भी चढ़ाई जाती है, क्योंकि ये ऐसे फल है, ऐसी चीज़ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टमाटर में भी ऐसा ध्यान रखा जाता है कि वो थोड़ा सा ऊपर हो, मिट्टी चढ़ाई जाती है ताकि पानी से वो गले नहीं, खराब नहीं हो। जी हाँ, आपने सही फरमाया। और कोशिश यही होती है, रोपाई के समय भी हम लोग क्यारियाँ बनाते हैं जिसमें नाली और क्यारी साथ साथ चलते हैं। पौधा रोपने के लिए हम क्यारी का प्रयोग करते हैं और नाली, पानी चलाने के लिए हम नाली का प्रयोग करते हैं। उससे ये भी अच्छा होता है कि काफ़ी गहरा पानी जाता है और जड़ें भी ज़्यादा फैल पाती हैं, क्योंकि जड़ों की प्रवृत्ति है कि जहाँ पानी होगा जड़ें पहुँचेंगी। तो अगर पानी नीचे की तरफ होगा तो जड़ें और भी ज़्यादा फैलेंगी। जितनी ज़्यादा जड़ें फैलेंगी, पौधा पौष्टिक तत्व ले ग्रहण करेगा, मजबूत होगा और अधिक पैदावार देगा। और उर्वरक भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे सिस्टम होते हैं, ड्रिप इरिगेशन, या जिसमें साथ साथ हम पानी के साथ साथ जो है खाद भी दे देते हैं। यस, ड्रिप इरिगेशन में तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स आजकल आए हैं उसके साथ चलते हैं और उनकी अवधि और उनकी मात्रा ये सब ड्रिप इरिगेशन के हिसाब से सेट होती है, तो वो चलता रहता है। उसमें ये होता है कि जैसे दिन में हमने 2 घंटे पानी देना है या 3 घंटे पानी देना है, ये इस पर निर्भर करेगा कि कितनी गर्मी है, कितनी पानी की आवश्यकता है। और ये ड्रिप इरिगेशन का जब सिस्टम लगाते हैं उस वक्त ये सारी चीज़ें हमारे को बनकर आती हैं। लेकिन अगर हम ड्रिप नहीं प्रयोग कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हम फल तोड़ते जाते हैं जी, तो लेकिन पौधा फिर भी बढ़ता है तो उसे नए फल चाहिए। तो हर बार हम एक बार में खाद देकर पूरा नहीं कर सकते पौधे की रिक्वायरमेंट को, इसलिए जैसे जैसे फल टूटते जाते हैं वैसे वैसे खाद भी देनी चाहती है, ताकि अगले फल तोड़ने का जो जब समय आए तब तक के लिए पौधे के पास खुराक पूरी रहे। एक बार में पूरी खाद नहीं दे सकते और इतने विस्तृत विषय को शायद एक एपिसोड में भी समेटना मुश्किल होता है, वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा बढ़ने की। बहुत संक्षेप में मैं चाहूँगी कि खाद के बारे में आप टिप्स दे दें, उर्वरक और खाद के बारे में। देखिए, खाद, पानी का तो मैंने बता दिया, 5वें, अब जैसे मौसम आ रहा है 5वें या 7वें दिन पानी देना होगा और हर बार 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम पोटाश ये पौधे के पास पहुँचना चाहिए, अगर बाकी सारे तत्व आपने शुरू में दे दिए हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान दोस्तों को दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और फटाफट से हमारा पता नोट कर लीजिए ताकि आप अपनी बात, अपना सुझाव या अपनी कोई भी शिकायत हम तक पहुंचा सकें। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 012049800000 और 4980011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिंक भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर। तो उम्मीद है ये पता आपने नोट कर ही लिया होगा। इसी के साथ आज के अंक में इतना ही। याशु को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।